ओके दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल्स। आज की इस वीडियो में हम रेजोनेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में रेजोनेंस क्या होता है, कैसे बनता है, किन किन चीज़ों में बनता है, किस कंडीशन में बनता है और इसका एडवांटेजेस क्या हैं। तो रेजोनेंस को समझने के लिए हम पहले इसके अलग अलग एस्पेक्ट को समझने की कोशिश करते हैं। इसको सोशल एस्पेक्ट में समझेंगे, इसको मैकेनिकल एस्पेक्ट में समझेंगे, फिर हम जो है इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के एस्पेक्ट में रेजोनेंस को समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, रेजोनेंस को समझने का सोशल एस्पेक्ट को समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं कि सपोज करो कि कोई इंसान किसी से बात कर रहा है, तो क्या होता है कि थोड़ी देर तक उनकी बातों का दौर चलता है। एक टाइम ऐसा आता है जब उनके पास बातें करने के लिए कुछ रह नहीं जाता है, अंदर डेडलॉक की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, डिस्कशन करने के लिए कुछ रह नहीं जाता है। लेकिन अगर सपोज करो कि दोनों आदमी जो बात कर रहे हैं वो उनका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट एक ही है। सपोज करो एक सिंगर है, दूसरा भी सिंगर है, एक डॉक्टर है, दूसरा भी डॉक्टर है, एक स्पोर्ट्स पर्सन है, दूसरा भी स्पोर्ट्स पर्सन है। तो उनके बीच का जो डिस्कशन है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। एक स्टेट ऐसा आ जाएगा कि वो आम लोगों की अंडरस्टैंडिंग से बाहर हो जाता है और दे एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन। वो थकते नहीं हैं, उनका जो द बेस्ट जो रिस्पॉन्स है वो उसमें देने की कोशिश करते हैं वो लोग, और अनएंडिंग तौर पे। सो देयर डिस्कशन कंटिन्यूस फॉर लॉन्ग एंड आउट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए कॉमन मैन। सो दिस कैन बी कॉल्ड एज द सोशल रेजोनेंस। अभी हम आपस इन जनरल भाषा में हम बोलते हैं ना कि इन दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच होगी भाई, तो एक्चुअल में उनकी फ्रीक्वेंसी मैच हुई होती है बिकॉज देयर इंटरनल फील्ड ऑफ इंटरेस्ट इज सेम। व्हाट दिस पर्सन इज थिंकिंग, सेम state of thinking is of this person. So when they are in conversation, their conversation reach to the level of peak. So this may be called as the state of social resonancy. दोस्तों, अब इसी को हम रेजोनेंस स्टेट को हम मैकेनिकल एस्पेक्ट में समझने के लिए हम क्या करते हैं कि हम जानते हैं कि जितने भी मैकेनिकल थिंग्स होते हैं इस यूनिवर्स में, हर एक का अपना एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। कुछ भी ऑब्जेक्ट ले लो, चेयर ले लो, टेबल ले लो, लैंप ले लो, ब्रिज ले लो, या कोई भी ऑब्जेक्ट फिजिकल, हर एक का अपना एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होता है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक ब्रिज लिया है और इस पर इसकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी। इस ब्रिज को मैं थोड़ा सा पुश करता हूँ तो ब्रिज थोड़ा सा हिलता है। इसी तरह से इफ़ आई कॉन्स्टेंटली कीप ऑन पुशिंग द ब्रिज एंड माई पुशिंग फ्रीक्वेंसी इज़ इक्वल टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ब्रिज, तो एक बार कंडीशन ऐसा आता है, ब्रिज के ऑस्किलेशन बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते बढ़ते, एक स्टेट ऐसा है कि ब्रिज टूट सकता है। इसी के एस्पेक्ट में आपने देखा होगा कि ये बोला जाता है कि जब आर्मी ब्रिज से गुजरती है तो वो अपने स्टेप मिला के नहीं चलते। कि सपोज करो उनके स्टेप की फ्रीक्वेंसी अगर ब्रिज की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाएगा तो ब्रिज टूट जाएगा। इसी तरह से दिस इज़ द स्टेट ऑफ रेजोनेंस एट व्हाट टाइम्स द ब्रिज हैज़ ब्रोकन। इसी तरह से आपने सुना होगा पुराने ज़माने में लोग जो है अपनी आवाज़ निकाल के जो है ना कांच को तोड़ देते थे। तो इफ़ योर वॉइस फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द मिरर, इट मेक्स सो मच वाइब्रेशन इन द मिरर दैट इट मे बी ब्रोकन आउट। इसी तरह से एक पेंडुलम है, उसकी भी अपनी फ्रीक्वेंसी होती है, थोड़ा सा पुश करते हैं तो वो ऑस्किलेशन करने लग जाता है, मैकेनिकल ऑस्किलेशन करने लग जाता है। अगर मैं आगे उसको कॉन्स्टेंटली पुश करता हूँ तो or my pushing frequency is equal to the natural frequency of the box, it will continuously oscillating and oscillation level इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि एक टाइम ऐसा है कि ये टूट सकता है। सो दिस इज द स्टेट ऑफ मैकेनिकल रेजोनेंस। नाउ गेटिंग बैक टू द इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में जो रेजोनेंस होता है। दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के दो कंपोनेंट मैं पिछली वीडियो में ही बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर। मिरेकुलस, दे मेक्स द मिरेकुलस रिस्पॉन्स इन द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग। कैपेसिटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है इन द फील्ड ऑफ इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स, और इंडक्टर स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दोनों एनर्जी को स्टोर करते हैं। अगर किसी सर्किट में कैपेसिटर लगा है तो उसकी जो करंट होती है वो 90 डिग्री आगे होती है, अगर इंडक्टर लगा तो 90 डिग्री पीछे होती है। इंडक्टर का रिएक्टेंस 2πfl फ्रीक्वेंसी के साथ साथ बढ़ता जाता है, और कैपेसिटर रिएक्टेंस 1/2f फ्रीक्वेंसी के साथ कम होता जाता है। सो अगर हम दोनों को एक साथ यूज़ करते हैं किसी सर्किट में, एल और सी जैसे हम यूज़ करते हैं, और इसको हम अगर इनर्जाइज कर देता हूँ, कैपेसिटर चार्ज हो जाता है। अब मैं इसको इनर्जाइज नहीं करता हूँ ना। अभी क्या होता है, कैपेसिटर की एनर्जी इंडक्टर के थ्रू डिस्चार्ज होती है, इंडक्टर एनर्जी को स्टोर करता है, उसके बाद फिर इंडक्टर कैपेसिटर को रिवर्स में रिचार्ज करता है, फिर कैपेसिटर इंडक्टर के थ्रू डिस्चार्ज होता है। इस तरह से जो है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैपेसिटर से इंडक्टर, इंडक्टर से कैपेसिटर, इस तरह से ऑस्किलेशन करने लग जाता है। और एनर्जी को
कैपेसिटर से इंडक्टर में जाने में थोड़ा सा लॉसेस होते हैं, इंडक्टर से कैपेसिटर आने में भी थोड़ा सा लॉस है, इसलिए ये एनर्जी का जो लेवल है वो धीरे धीरे कम होता जाता है, बट द इलेक्ट्रिकल ऑस्किलेशन हैज़ टेकन प्लेस। तो कंक्लूजन ये हुआ कि अगर किसी भी सर्किट में हम एल और सी को इस्तेमाल करते हो तो डेफिनेटली देयर विल बी सम स्टेट ऑफ, इट विल हैव सम नेचुरल फ्रीक्वेंसी, उसकी अपनी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी बन जाती है। उस नेचुरल फ्रीक्वेंसी का एक फॉर्मूला होता है F=1/2π√Lc, मतलब इसकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है एल और सी कंपोनेंट की वैल्यू पर डिपेंड करता है। तो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में एलसी यूनिट एक रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी जनरेटर बन जाता है। जैसे हमने देखा कि मैकेनिकल फील्ड में हर एक ऑब्जेक्ट का अपना एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में एलसी एक ऐसी यूनिट है जिसकी अपनी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, और उस फ्रीक्वेंसी को हम देते हैं F=1/2π√Lc इस फार्मूला से। नाउ अभी हम क्या करते हैं कि सपोज करो इसने, जैसे हमने एनर्जाइज दिया, इसके अंदर इलेक्ट्रिकल ऑस्किलेशन शुरू हो गए और थोड़ी देर बाद वो ऑस्किलेशन खत्म हो जाते हैं। नाउ अब उसको मैं कॉन्स्टेंटली एनर्जी दे रहा हूँ, ये मैंने एलसी को यूज़ किया सर्किट में। ऑब्वियसली जैसे ही एल और सी इस्तेमाल होते हैं इनकी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी एंड दैट फ्रीक्वेंसी इज़ दिस। अब मैं इसके सोर्स से अप्लाई करता हूँ, एक वोल्टेज अप्लाई करता हूँ, तो वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो इसमें करंट फ्लो होगा ना। अब करंट फ्लो होने लग गया है, अब मैं क्या करता हूँ इसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज करता हूँ। तो मैं ये देखने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे कि फ्रीक्वेंसी के चेंज होने से इसकी करंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है। दोस्तों सपोज करो फ्रीक्वेंसी कम है, अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज़्यादा होगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट भी कम होगा, और अगर फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हो गई तो एक्सएल की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो भी करंट की वैल्यू कम होगी। लेकिन एक स्टेट ऐसा आता है जब इसकी फ्रीक्वेंसी इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है, उस कंडीशन में ना तो एक्सएल बड़ा होगा ना एक्सी बड़ा होगा, दोनों बराबर होंगे। अगर एक्सएल और एक्सी बराबर होंगे तो चूंकि एक दूसरे के 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होते हैं, एक करंट 9 डिग्री आगे ये पीछे, तो दोनों 180 डिग्री आउट ऑफ फेज हो जाते हैं, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। इफ़ एक्सी इज इक्वल टू एक्सएल देन दे बोथ विल कैंसिल आउट इच अदर। अगर ये दोनों कैंसिल हो गए तो ये यूनिट खत्म, ये यूनिट खत्म तो सर्किट में करंट को रोकने वाला कोई नहीं। हैवी करंट विल फ्लो इन द सर्किट, इनफाइनाइट करंट, बट चूँकि वायर का भी थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस होता है, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस सर्किट में रहता है, इसीलिए जो है हम कह सकते हैं कि हैवी करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट। तो कंक्लूजन क्या हुआ कि इन द स्टेट एट द स्टेट ऑफ रेजोनेंस पूरा रिएक्टेंस खत्म हो जाता है, इसने इसको काट दिया, खत्म हो गया, तो सर्किट का इम्पिडेंस बहुत कम हो गया तो करंट बहुत हाई होगी। तो फाइनल कंक्लूजन है कि एट द स्टेट ऑफ रेजोनेंस हैवी करंट विल फ्लो इन द सर्किट, ये फाइनल कंक्लूजन हो गया। इस चीज़ को हम ग्राफ से समझने की कोशिश करेंगे, या हम फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहे हैं 0 से लेके एफ फ्रीक्वेंसी तक। तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है एक्सएल की वैल्यू बढ़ती जाती है, क्योंकि एक्सएल इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ। इसी तरह से अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ने से एक्स सी की वैल्यू कम होती जाती है, तो एक्स सी हम उसको नेगेटिव में लेते हैं, नेगेटिव से 0 की तरफ कम होती जा रही थी। तो एट द स्टेट ऑफ रेजोनेंस दिस इज द फ्रीक्वेंसी एट विच इफ बोथ आर टेकन इनटू अकाउंट टुगेदर दैट टाइम्स एट दिस फ्रीक्वेंसी एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी। तो दिस इज द स्टेट ऑफ रेजोनेंस। इस रेजोनेंस की स्टेट में क्या होती है, इम्पिडेंस की वैल्यू लोएस्ट हो जाएगी, क्योंकि एक दूसरे तो खत्म हो गया, तो सिर्फ रेजिस्टेंस बच गया। अगर रेजिस्टेंस कम हुआ तो करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो अगर इम्पिडेंस का ग्राफ खींचेंगे तो इम्पिडेंस का ग्राफ इस तरीके से आता है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा पर इम्पिडेंस ज़्यादा हो जाता है क्योंकि इंडक्टर रिएक्टेंस बढ़ गया, और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी पर भी इम्पिडेंस ज़्यादा होता है क्योंकि कम फ्रीक्वेंसी पर एक्सी ज़्यादा हो गया तो रिएक्टेंस ज़्यादा हो गया। बट एट द स्टेट ऑफ रेजोनेंस एक्सी एक्सएल विल कैंसिल्ड आउट, सो लोएस्ट वैल्यू ऑफ इम्पिडेंस, अगर हम करंट ग्राफ लेंगे तो इस तरह से तो करंट ग्राफ आता है। सो दिस इज what we have concluded in this page so far is that इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में LC एक ऐसी यूनिट होती है जिसकी अपनी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, और इस तरह से हम उसमें स्टेट ऑफ रेजोनेंस को अचीव कर सकते हैं। कैसे? जब रेजोनेंस हो जाता है, जब रेजोनेंस की स्टेट मिल जाती है तो उस कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको। मैंने पहले भी बताया कि स्टेट ऑफ रेजोनेंस में एक्सएल की वैल्यू एक्सी के बराबर हो जाती है। जब एक्सएल की वैल्यू एक्स, एक्सएल इज 2πfl, एक्स इज 1/2πf से अगर इक्वेट करेंगे तो यहाँ से एफ की वैल्यू निकलेगी, दैट बिकम एफ इज 1/2π√LC। यह फॉर्मूला हमने आपको पहले भी बताया। तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि रेजोनेंस नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ LC सर्किट डिपेंड अपॉन डायरेक्टली अपॉन L एंड C।
जितनी वैल्यू एल और सी की होगी उसके अकॉर्डिंग रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है। यहाँ पर देखते हैं एक सोर्स है जो कि वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सोर्स है, और यहाँ पर लोड हमने लगा रखा है एलसी सर्किट। ऑब्वियसली एलसी सर्किट है तो अपनी इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी। अब मैं इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहा हूँ, तो इसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज करने के साथ साथ मैं ये देखता हूँ कि इस सर्किट में रिस्पॉन्स क्या मिलता है। इसमें ऑब्वियसली करंट भी फ्लो होगी आई। तो इसको हम ग्राफिकली समझने की कोशिश करते हैं कि फ्रीक्वेंसी चेंज करने से रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से कब रेजोनेंस अचीव होता है और सर्किट के बिहेव में क्या इफेक्ट पड़ता है। ये फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे बढ़ती जाती है करंट की वैल्यू बढ़ती जाती है, करंट की वैल्यू बढ़ती जाती है, करंट की वैल्यू और स्टेट ऑफ रेजोनेंस में करंट की वैल्यू हाईएस्ट हो जाती है, हाईएस्ट हो जाती है और उसके बाद फिर करंट की वैल्यू कम होती जाती है। ठीक है। नाउ करंट की कम फ्रीक्वेंसी पर करंट की वैल्यू कम इसलिए होती है कि कम फ्रीक्वेंसी पर कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज़्यादा हो जाता है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज़्यादा हो जाता है तो करंट फ्लो नहीं होने देता है, इसलिए कम करंट फ्लो होती है जैसे जैसे। और हायर फ्रीक्वेंसी पर इंडक्टिव रिएक्टेंस ज़्यादा हो जाता है, वो भी करंट फ्लो नहीं होता, इसलिए करंट की वैल्यू कम होती जाती है। लेकिन रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर ना एक्सी ज़्यादा ना एक्सएल ज़्यादा, दोनों कैंसिल हो जाते हैं, इसलिए करंट हाईएस्ट हो जाती है। ना अभी क्या होता है कि अगर सर्किट का रेजिस्टेंस ज़्यादा है, सर्किट में रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा है, उस कंडीशन में क्या होता है कि रेजोनेंस पर हाईएस्ट करंट तो फ्लो होगी बट करंट की वैल्यू कम होगी, तो ग्राफ थोड़ा फ्लैट होगा। अगर सपोज करो सर्किट में रेजिस्टेंस है ही नहीं और ये दोनों खत्म हो गए तो इनफाइनाइट करंट फ्लो होगी, हेवी करंट विल फ्लो, तो इस तरह का पीक ज़्यादा मिलेगा। कहने का मतलब है पीक उसका ज़्यादा मिलेगा जिस सर्किट में रेजिस्टेंस कम होगा, और फ्लैट किसका होगा जिसका सर्किट का रेजिस्टेंस ज़्यादा। अगर मैं सर्किट में रेजिस्टेंस बढ़ाते जाऊँ तो ग्राफ और फ्लैट 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 होता जाएगा। इसे कहते हैं रिस्पॉन्स कर्व ऑफ एलसी सर्किट। अच्छा, एलसी सर्किट को ये ज़रूरी नहीं है कि सीरीज़ में इस्तेमाल कर, पैरेलल में भी इस्तेमाल कर सकें, उसमें भी इसी तरह से बिहेव करता है पर थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बिहेव करता है। दैट वी विल डिस्कस इन लेटर। दूसरे ग्राफ में हम समझने की कोशिश करें। यहाँ पे देखो हमने फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं, इसी ग्राफ को मैंने यहाँ पे प्लॉट किया है। यहाँ पर बैंडविड्थ को समझाया गया है। बैंडविड्थ का मतलब होता है कि रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर विच द गेन इज टॉलरेबल। टॉलरेबल हम कहने का मतलब ये है कि सपोज करो यहाँ पर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर इसका गेन मैक्सिमम था, जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है या घटती है तो गेन कम होने लग जाता है। तो 0.707 टाइम ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, वहाँ तक हम इसके गेन को मैक्सिमम मानते हैं। तो ये 2 पॉइंट मिलेंगे हमको, अपर फ्रीक्वेंसी लोअर फ्रीक्वेंसी, अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। इस फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी पर गेन को हम ज़्यादा मानते हैं, इस फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पर हम गेन को भी कम मानते हैं। सो दिस इज कॉल्ड अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे F2 से लेके F1 डैश से लेके F1 के बीच में यहाँ पर हम गेन को मैक्सिमम मानते हैं। ठीक है। सो दिस इज द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसी तरह अगर कोई सी ग्राफ पतला है तो ऑब्वियसली उसकी बैंडविड्थ कम होगी। ग्राफ पतला है मतलब उसकी वैल्यू, उसमें रेजिस्टेंस वैल्यू कम है। तो इसको हम ग्राफ पतला होना या चौड़ा होना, इसको हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, क्वालिटी ऑफ अ रेजोनेंस सर्किट। जितना पतला ग्राफ होगा उसकी क्वालिटी उतनी ज़्यादा होगी। ग्राफ पतला है मतलब रेजिस्टेंस कम है तो उतनी क्वालिटी अच्छी है उसकी, उतना अच्छा माना जाता है। तो जितना पतला होगा उसको हम हाई क्यू बोलते हैं, जितना चौड़ा ग्राफ होगा उसको हम लो क्यू माने। तो अगर ग्राफ चौड़ा है तो उसकी बैंडविड्थ ज़्यादा होगी लेकिन क्यू वैल्यू कम है, जिसका क्यू ज़्यादा होगा उसकी बैंडविड्थ कम होगी। तो क्यू और बैंडविड्थ में रिवर्स रिलेशन होगी एक प्रकार से। सो वी कैन कॉल द क्वालिटी ऑफ रेजोनेंट सर्किट इज इक्वल टू 1 ऑफ बैंडविड्थ। हायर द बैंडविड्थ लोअर द क्यू, lower the bandwidth, higher the Q. So this way we can understand the relation between the Q of the resonating circuit and the its bandwidth. तो यहाँ पर सीरीज रेजोनेंस को हमने इस तरह से समझाया। देखो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर हाईएस्ट गेन, अगर ये पैरेलल रेजोनेटिंग सर्किट होता, मैं एलसी को पैरेलल में इस्तेमाल करता तो ये इस तरह से आता। आउटपुट जो है रेजोनेटिव फ्रीक्वेंसी पर लोएस्ट होता है। सो इसका जस्ट काउंटर पार्ट वैल्यू रिस्पॉन्स ये दिखा रहा है पैरेलल रेजोनेंस में। नाउ रेजोनेंस की स्टेट में फाइनली वी कंक्लूड दैट कि रेजोनेटिंग स्टेट में क्या क्या होता है, क्या क्या आउटकम्स होते हैं हमारे। सबसे पहली बात तो यह है कि रेजोनेटिंग स्टेट जब अचीव होती है, इन दैट केस सोर्स फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ लोड। ठीक है। सो दिस इज कॉमन थिंग्स टू अंडरस्टैंड। तभी तो रेजोनेंस मिलेगा जब इसकी फ्रीक्वेंसी के बराबर होते हैं। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है तो इन दैट केस एक्सएल विल बी एक्सी, तभी तो रेजोनेंस मिलेगा जब एक्सएल इजकल टू एक्सी होगा। जब एक्सएल इजकल टू एक्सी होगा तो एक दूसरे को कैंसिल होगा तो इम्पीडेंस क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। तो एट रेजोनेंस एक्सएल इजकल टू एक्सी, इम्पीडेंस इज मिनिमम, इम्पीडेंस मिनिमम हो जाएगा तो ऑब्वियसली करंट मैक्सिमम हो जाएगी।
करंट मैक्सिमम हो जाएगी उस कंडीशन में। अब चूंकि इंडक्टिव कैपेसिटिव और इंडक्टिव रेजिस्टेंस खत्म हो गया, कोई रिएक्टेंस नहीं है सर्किट में, सिर्फ रेसिस्टेंस है, तो ऑब्वियसली वोल्टेज एंड करंट विल बी इन फेज, क्योंकि ना तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस बटा हुआ है, ना तो इंडक्टिव रिएक्टेंस बचा हुआ है, तो सिर्फ रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस के केस में वोल्टेज और करंट इन फेज में होते हैं। अगर वोल्टेज और करंट इन फेज में है तो पावर फैक्टर यूनिटी होगा, क्योंकि cos 5 की 0, तो cos 0 = 1। सीरीज रेजोनेंस के केस में रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पर हाईएस्ट करंट फ्लो होते हैं, इसीलिए इसको एक्सेप्टर सर्किट भी बोलते हैं, बिकॉज इट इज एक्सेप्टिंग द सिग्नल्स। पैरेलल रेजोनेंस के केस में रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर करंट फ्लो नहीं होता है, सो वी कैन कॉल इट द रिजेक्टर सर्किट। तो पैरेलल रेजोनेंस को रिजेक्टर सर्किट बोलते हैं, सीरीज रेजोनेंस को रिसेप्टर सर्किट भी बोलते हैं। बैंड विड्थ हमने आपको पहले बता दिया, बैंड हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर कट ऑफ, दिस इज द बैंड विड्थ ऑफ द रिस्पॉन्स कर्व। क्वालिटी को अपने आपको बता दिया, क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस सर्किट क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, जितना शार्प कर्व होगा उसकी ज़्यादा क्वालिटी नहीं ज़्यादा होगी। नाउ ये सब अब आपको मैंने बताया कि एलसी सर्किट एक रेजोनेटिंग सर्किट होता है और रेजोनेंस कैसे अचीव करते हैं, उस कंडीशन में क्या होता है, ये सब बताते हैं। नाउ इसका यूज़ क्या है, इसका एडवांटेज क्या है इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में, उसको हम इस पेज में समझने की कोशिश करेंगे। देखो रेजोनेंस सर्किट का बहुत सारा यूटिलाइजेशन है, इनॉर्मस यूटिलाइजेशन इन द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग, बट जो इम्पॉर्टेंट यूज़ हैं वो है एज अ फिल्टर एंड एज एन ऑस्किलेटर। दोस्तों सपोज करो ये एक सर्किट है, ट्यून्ड सर्किट हम बोलते हैं, एल सी लगा, जैसे ही एल सी लगा इसकी अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी, और नेचुरल फ्रीक्वेंसी अगर इस पर टकराती है तो उस फ्रीक्वेंसी को ये एक्सेप्ट करता है, हाईएस्ट करंट फ्लो होती है। सपोज करो इस सर्किट पर बहुत सारी फ्रीक्वेंसी टकरा रही है, तो क्या होगा, जो फ्रीक्वेंसी इसकी होगी वो वाली फ्रीक्वेंसी पर हैवी करंट फ्लो होगा, और उस हैवी करंट फ्लो होगा तो वो करंट हमें आउटपुट में मिल जाएगी। तो आउट ऑफ सो मैनी फ्रीक्वेंसीज इन द एटमॉस्फेयर इंटरसेप्टिंग द एलसी सर्किट, ओनली दैट फ्रीक्वेंसी विल इंटर थ्रू द ट्यून्ड सर्किट विच इज इक्वल टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस एलसी सर्किट। तो इस तरह से एक फिल्टर का काम करेगा, जिसमें से इसने एक सेलेक्ट किया ना, अब एक ही फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट होगी, मुझे ये वाली फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट करनी है, मुझे ये वाली फ्रीक्वेंसी, इसके लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को, इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी चेंज करनी पड़ेगी। इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी किस पर डिपेंड करती है, एल और सी के ऊपर, या तो एल को वेरी करो या तो सी को वेरी करो, यू विल चेंज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, और नेचुरल फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो ये फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो जाएगी। इस तरह से मैंने इसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज किया, और देखो दूसरी फ्रीक्वेंसी यहाँ सेलेक्ट कर दी मैंने, इसकी फ्रीक्वेंसी को मैंने कम किया तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट वैल्यू हायर बन गई, हायर नेचुरल फ्रीक्वेंसी बन गई, तो ये हायर वाली आउटपुट में निकल गई। इसी तरह से जो कंप्लीट सर्किट इस तरह से हो जाएगी, बहुत सारी फ्रीक्वेंसी है, सो मैनी फ्रीक्वेंसी आर इंटरसेप्टिंग द ट्यून्ड सर्किट, उसको मैंने वेरिएबल करके एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को सेलेक्ट किया, दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड द सिलेक्शन टेकिंग प्लेस ओवर हियर। इस चूँकि ये लो वैल्यू सिग्नल होता है, इसको एम्पलीफाई किया जाता है, एम्पलीफिकेशन हो गया यहाँ पे, एम्पलीफिकेशन के बाद इस सिग्नल को सिंथेसाइज किया जाता है, इस इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो इट इज कॉल्ड द मॉडिफिकेशन ऑफ सिग्नल इज गोइंग ऑन ओवर हियर। और उसके बाद जो सिग्नल अचीव होता है उसको रिप्रोड्यूसेबल वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं, या तो ऑडिबल हो गया या विजिबल स्पेक्ट्रम हो गया, जिसे कॉल्ड द रिप्रोडक्शन ऑफ द सिग्नल। इस तरह से हमें एटमॉस्फेयर में जो रेडियो फ्रीक्वेंसी होती है उनसे इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके हम इसको देख सकते हैं। जो जनरल ब्रॉडकास्टिंग होता है हमारा, जो एफएम रेडियो होता है या एएम रेडियो होता है या फिर और भी बहुत टीवी ब्रॉडकास्टिंग है, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। तो इस तरह से रेजोनेटिंग सर्किट एक फिल्टर सर्किट की तरह काम कर रहा है। रेजोनेटिंग जो सर्किट है उसको एक एज एन ऑस्किलेटर भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया था कि एल और सी एक ऐसी यूनिट है जिसकी अपनी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, क्योंकि कैपेसिटर इसके थ्रू डिस्चार्ज होता है, ये फिर इसके थ्रू डिस्चार्ज होता है, इस तरह से ऑस्किलेशन जनरेट होते हैं। बट ये ऑस्किलेशन ज़्यादा देर तक रुकते नहीं है, क्योंकि एनर्जी का लॉसेस होता है, इसलिए ऑस्किलेशन धीरे धीरे कम होते जाते हैं। अगर मुझे इसको कंटिन्यूस ऑस्किलेशन करना है तो मुझे क्या करता है, इसको एनर्जी देते रहना चाहिए, उतनी एनर्जी देना है जितना कि इसमें से लॉसेस हो रहे हैं हर एक साइकिल में। जैसे ये साइकिल बना, जैसे एनर्जी कम होता है तब तक यहाँ से एनर्जी और मिल गई, फिर जैसे ऑस्किलेशन कम होता है इसकी एनर्जी में, तो ये एक प्रकार से अनडैम्प्ड ऑस्किलेशन हमें मिल गए हैं। इफ़ आई एम प्रोवाइडिंग दिस energy to this LC circuit with the frequency equal to its natural frequency and the amount what is the losses in the circuit, so we get the undamped oscillation। इसी तरह से अगर मैं इसको फ्रीक्वेंसी को इसको वेरिएबल कर दूँ तो आई कैन चेंज द फ्रीक्वेंसी व्हाट इज बीइंग जनरेटेड बाय दिस LC सर्किट। आई कैन गेट दिस फ्रीक्वेंसी, आई कैन गेट दिस फ्रीक्वेंसी, आई कैन गेट दिस, तो आई कैन हैव डिफरेंट ऑस्किलेटिंग फ्रीक्वेंसी बाय मीन्स ऑफ यूजिंग दिस रेजोनेटिंग सर्किट, LC रेजोनेटिंग सर्किट। सो दिस वाज ऑल अबाउट ऑफ द रेजोनेंस इन द electronics engineering।